ओके स्टूडेंट। तो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा पेपर नंबर सेकंड है मैकेनिक्स का, तो उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा है कॉमन कैटेनरी। चैप्टर क्या है? कॉमन कैटेनरी। तो हम आज उसमें स्टडी करेंगे कि पहला हमारा गोल क्या है। आज हम समझेंगे क्या क्या कि सबसे पहले हम सीखेंगे, जब चैप्टर का नाम ही कॉमन कैटेनरी है तो सीखते हैं कि ये कॉमन कैटेनरी है क्या। अच्छा, ये कॉमन कैटेनरी जब कोई हमें पता चलेगा ये कर्व जैसा होता है ये, तो उसके बाद हम सीखेंगे कि अच्छा जब कर्व है तो कोई ना कोई तो इसका इक्वेशन जैसा बनेगा। तो फिर सीखेंगे इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है। इंट्रिंसिक इक्वेशन पता हो जाएगा, फिर इंट्रिंसिक से फिर हम उसको कार्टेशियन में बदलेंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या है। आज का गोल अगर हम इस लेक्चर का देखें तो सबसे पहले हमको सीखना है व्हाट इज कैटेनरी और इसका वर्ड कॉमन क्यों पड़ा। वाई कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी, व्हाट कंडीशंस वुड अप्लाई ऑन कैटेनरी फॉर द कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी पढ़ना है हमको और इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ना है और हमको इसका कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ना है। तो अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पास, चलो मान लो कोई धागा है या चेन है, सपोज करो कोई धागा मान लो या चेन, सपोज स्ट्रिंग है हमारे पास कोई, और जब आप क्या करोगे कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसको फ्रीली दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट के बीच आपने हैंग करा है। ठीक है, जब हैंग करा है तो ऑफकोर्स उस चेन या स्ट्रिंग जो भी आपका धागा वगैरह है उसमें क्या होगा, ऐसे वो लटक जाएगा इस टाइप से, है ना। जब हम ढीला करके उस धागे को ऐसे दो पॉइंट पकड़ेंगे, एंड पॉइंट पकड़ लेंगे तो धागा ऐसे लटक जाएगा। अगर हम बोलें कि हमारे पास क्या, अगर एक धागा है, सपोज करो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम मान लो ए है, इस पॉइंट का नाम मान लो बी है, और धागा या चैन को जब हम लटकाते कुछ ऐसा दिखेगा हमको, है ना, कुछ इस टाइप से। दो फिक्स पॉइंट के बीच हमने क्या करा, धागा या चैन या हमारा जो भी है, सपोज करो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको मैंने दो पॉइंट के बीच हैंग करा है। तो ये एक कर्व जैसा फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? इसको हमने फ्रीली अंडर ग्रेविटी, है ना, फ्रीली अंडर ग्रेविटी लटकाया हुआ है ना। अब इसको हमने दो पॉइंट के बीच फिक्स करके लटकाया हुआ है, तो ये एक कर्व जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कर्व जैसा। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कर्व इज नोन एज कैटेनरी। When a string is hanged between between two fixed point, then a curve is formed. Curve is called the common catenary. कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक धागा को लेंगे दो पॉइंट के बीच लटका देंगे, एक कर्व जैसा बन जाएगा। दैट कर्व इज नोन एज कैटेनरी। वाई दिस कैटेनरी इज कॉल्ड द कॉमन कैटेनरी। इसको हम लोग कॉमन कैटेनरी या यूनिफॉर्म कैटेनरी क्यों कहते हैं? पहली बात हमको समझ आया कि कैटेनरी क्या होता है। जब एक स्ट्रिंग को दो फिक्स पॉइंट के बीच लटका दिया जाता है तो एक कर्व जैसा इस टाइप से फॉर्म हो जाता है। दैट कर्व इज नोन एज कैटेनरी। अगर हम कॉमन कैटेनरी की बात करें तो व्हाट इज वाई दिस कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन। तो कॉमन कैटेनरी का मतलब जब हमारा धागा या स्ट्रिंग जो भी है ना, कहीं पे भी मोटा पतला नहीं है, ऐसा नहीं कहीं मोटा है कहीं पतला है, इस टाइप का धागा नहीं होना चाहिए, या इस टाइप से चैन हमारी नहीं होनी चाहिए। चैन कैसी होनी चाहिए? एकदम यूनिफॉर्म चैन होनी चाहिए। कहने का मतलब, उसमें यूनिफॉर्म चैन कहने का मतलब ये है कि उसका अगर एक यूनिट का कोई भी टुकड़ा काटें तो उसका या दूसरा उसका टुकड़ा हम एक यूनिट का लें, एक एक यूनिट के जितने भी टुकड़े हम उस चेन के करें उनका सबका वेट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक एक यूनिट के मैंने बहुत सारे टुकड़े किए, किसी का वेट कुछ और आ रहा है, किसी का वेट कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके हर टुकड़े का वेट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि वेट पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम इस चेन के छोटे छोटे एक एक यूनिट के टुकड़े करें, एक एक यूनिट के छोटे छोटे टुकड़े करें तो हर वेट, हर यूनिट पे जो वेट होगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। दैट इज देन दिस कैटेनरी इज नोन एज कॉमन कैटेनरी। इफ द वेट ऑफ द कैटेनरी इज पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, देन कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी। देखो मैंने उसी टाइप से जो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, व्हेन स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ, तो मैंने क्या किया, फ्रीली अंडर ग्रेविटी में एक स्ट्रिंग को मैंने हैंग करा है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इस टाइप से हैंग किया है। और नीड नॉट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी, इफ यू थिंक अबाउट कि ऐसे नहीं यार ऐसे लटकनी चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये फिक्स नहीं है। हम लोग इसकी चर्चा नहीं कर सकते कि जैसे बोलें
कि चलो ये हमने जो हैंग करी है चेन, ये जो हमारी स्ट्रिंग मैंने ये नीड नॉट इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन, इसको अंडरलाइन करिए। ये जरूरी नहीं कि आपको चलो एक पॉइंट ये है तो एक पॉइंट इधर सामने ही होना चाहिए, मतलब हमारी हॉरिजेंटल लाइन बननी चाहिए, तब हम इसको ऐसे लटकाएंगे तभी हमारी कैटेनरी या यूनिफॉर्म कैटेनरी फॉर्म होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, थोड़ी ऊंचाई पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको हैंग करोगे इसमें कोई धागा या चैन तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो ये भी हमारा कैटेनरी कॉमन कैटेनरी है, कोई इशू नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि यार इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों एंड पॉइंट हॉरिजेंटल में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो और एक उधर एक इधर लटकाओ, नहीं, ये दिस में भी लाइक दैट ऐसे भी होने चाहिए, ऐसे हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल है ना। तो हमारे एंड पॉइंट हॉरिजेंटल में होना जरूरी नहीं है, इट में भी थोड़े थोड़े तिरछे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और देन द कर्व इज फॉर्म्ड, जो हमारा ये कर्व बनता है, दिस कर्व इज कॉल्ड द कैटेनरी इफ द वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का वेट क्या हो, कांस्टेंट। इफ द वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट देन कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी। कोई बड़ी बात नहीं है, कहने का मतलब एक यूनिट, हम एक यूनिट यहाँ से कट करें, इसका वेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी अगर एक यूनिट लें, इसका भी वेट उतना ही होना चाहिए जो पहली वाली का था, इसका भी वेट उतना ही होना चाहिए जो इसका था, मतलब सबका वेट एक एक यूनिट के अगर कट करें सबके पीसेस, तो सब पीसेस का वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि वेट पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। कैटेनरी, ये कैटेनरी बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको 2 पॉइंट चाहिए, एक धागा चाहिए, लटका दो, बन गई कैटेनरी। अब उसको हमें कॉमन बनाना है, तो हर यूनिट लेंथ का वेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वेट पर यूनिट लेंथ, इफ द वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ कैटेनरी इज कांस्टेंट देन कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी और यूनिफॉर्म कैटेनरी एज वेल। कॉमन कैटेनरी का एक नाम है सिनोनिम, उसको यूनिफॉर्म कैटेनरी भी बोल देते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बहुत सुंदर सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आई होप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए इसको हटाते हैं। अब हमारा टारगेट है कि हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है कॉमन कैटेनरी का, है ना। चलिए वी आर स्टार्टिंग विद द तो हम लोग को आई होप आपको कैटेनरी समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसका जो इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है। हमको एक चीज पता होनी चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें हमारे पास की इंट्रिंसिक इक्वेशंस थे कि इंट्रिंसिक इक्वेशन जैसे हमारे कार्टेशियन में हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते, किसी पॉइंट के x, y होते थे, और इसी टाइप से हमारे कार्टेशियन में ये कोऑर्डिनेट पोलर में r, थीटा होते थे। तो ऐसे इंट्रिंसिक में जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, s, साई होता है। क्या होता है, s और साई। तो हमको जो कैटेनरी का इक्वेशन चाहिए वो किस में चाहिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन चाहिए। कौन सा इक्वेशन चाहिए, इंट्रिंसिक। चलिए हम लोग क्या, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या भी आ चुका है, अभी हमारे पास कैटेनरी आया हुआ है, और ये भी देखा कि वो कैटेनरी कॉमन कब बनती है, इसको हम लोग कॉमन कैटेनरी कब कहते हैं। फिर हम अब पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। क्या है, दूसरा पॉइंट है इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ओके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा है कि हमारे पास एक कैटेनरी होगा, एक हम लोग इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट ले लेंगे,
बस बन जाएगा इक्वेशन, कुछ करना ही नहीं है। एक उसमें छोटा सा एजम्पशन की जरूरत होती है। जब हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन एक जो कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें एक बहुत छोटे से एजम्पशन की जरूरत होती है। वो एजम्पशन आपको याद रखना है, उसके बाद तो सब आसान आसान सा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैटेनरी है, ये कोई कैटेनरी है, दो फिक्स पॉइंट से हैंग करी गई है। एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट से अपन ने क्या करा, एक कैटेनरी को बना दिया है। अब कैटेनरी पे एक लोएस्ट पॉइंट होगा, इस लोएस्ट पॉइंट को हमने माना है सी। ये एक्चुअली कैपिटल सी है। कौन सा सी है? कैपिटल सी। ये इस पॉइंट को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम क्या मानेंगे, एक पॉइंट, एक हमारा ए और बी हमारे एंड पॉइंट है जिसपे इस स्ट्रिंग को क्या करा गया है, हैंग करा गया है। अब मैंने इसका लोएस्ट पॉइंट है, वो हमारा लोएस्ट पॉइंट क्या है, सी पॉइंट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी। अब हमने क्या किया कि चलो हमको काहे में चाहिए, इंट्रिंसिक में चाहिए। अब इक्वेशन किसका, कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक में इक्वेशन चाहिए। तो कॉमन कैटेनरी का जब हमको इंट्रिंसिक में चाहिए तो हम इस पे एक पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा? एक पॉइंट मान लेते हैं जिसका नाम है P, ठीक है ना। और इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, S कामा साई। क्योंकि हमको इंट्रिंसिक में चाहिए तो इंट्रिंसिक में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, S कामा साई। अब आप सोचोगे S क्या, क्योंकि हमने इस P, C और P, ये जो कॉर्ड है ना, यहां से यहां तक जो कॉर्ड, इसकी लेंथ हमने मानी है S यूनिट। कितनी यूनिट मानी? S यूनिट। C से P तक जो हमारी कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, S यूनिट। वो हमारा पहला कोऑर्डिनेट आता है। और साई क्या होता है, जो हमारा इस पे जो P पॉइंट पे टेंजेंट होगी वो x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वो हमारा क्या कहलाता है, साई कहलाता है। तो अगर हम मान ले ये हमारी कहीं x एक्सिस है तो P पॉइंट की जो टेंजेंट होगी वो कुछ इस टाइप से इतना एंगल बना रही है, साई बना रही है। कितना एंगल बना रही है, साई, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, P पॉइंट पे टेंजेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, दैट एंगल इज, ये सपोज करो P पॉइंट हमने नीचे लिख लिया, ये हमारा एंगल कितना होगा, साई एंगल होगा। तो P का कोऑर्डिनेट S कामा साई, ठीक है। क्योंकि अगर ये हमारी कैटेनरी कैसी है, कॉमन कैटेनरी, ये हमारी कैसी है, क्योंकि कॉमन कैटेनरी। अच्छा एक बात बताओ, जब यार ये कॉमन कैटेनरी है तो इसके हर एक यूनिट का लेंथ, जो एक यूनिट का एक पीस होगा उसका जो वेट होगा वो हर पॉइंट पे समान होगा ना, तो है। तो चूंकि ये कॉमन कैटेनरी अपन ने मानी हुई है तो इसमें एक यूनिट मान लेते कहीं पे पीस। ये हमारी कितनी यूनिट का पीस है, मान लो कि ये हमारी एक यूनिट का पीस है। कितनी यूनिट का पीस है, एक यूनिट का पीस है। और इस यूनिट के पीस का वेट अगर W है ना, हर जगह ये W ही होगा, जितनी भी इसमें पीसेस एक एक यूनिट की हैं उनका सबका वेट कितना होगा, W होगा। क्योंकि क्योंकि ये हमारी कॉमन कैटेनरी है, यूनिफॉर्म कैटेनरी है, तो हर एक यूनिट का वेट कितना होगा, W होगा। तो अच्छा ये हमने C और P कितना माना हुआ है, S यूनिट। तो एक यूनिट का वेट कितना है, W है। दो यूनिट का वेट कितना होगा, 2W होगा। तीन यूनिट का वेट कितना होगा, 3W होगा। 4 यूनिट का 4W, ऐसे डॉट डॉट। 100 यूनिट का 100W। और S यूनिट का कितना हो जाएगा, SW। क्योंकि इसका वेट कितना है, इस वाली कॉर्ड का ये S यूनिट है। अब S यूनिट का वेट कितना हो जाएगा, SW। जो हमारा कहां लगेगा, वेट हमेशा इस पे कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कहां लगेगा, ये हमारा वेट लगेगा इधर। कौन सा लगेगा, कितना होगा ये, SW। कितना होगा, SW, है ना। ओके, अब हम मान लेते हैं जो हमारा पॉइंट C है, इस पॉइंट पे हमारा टेंशन कितना लग रहा है। मान लो तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारा कितना है, T0 है। क्योंकि ये SW वेट लग रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे, अब ये धागा है, कोई स्ट्रिंग है, तो इस पे टेंशन लगेगा। तो हमारा टेंशन कहाँ लगेगा, इधर। और हम ये मान के चल रहे हैं हमारा जो एजम्पशन, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन में जो हमारा मेन एजम्पशन है वो बता रहे हैं, वो क्या है, हमारा जो C और P पोर्शन है वो काहे में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर आप इतना याद रखोगे कि जो हमने माना है वो CP पोर्शन किस में माना हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, CP पोर्शन हमारा इक्विलिब्रियम में। अब जब CP पोर्शन इक्विलिब्रियम में, हमको कुछ करना ही नहीं है, अभी बता रहे हैं, बस थोड़े से इक्वेशन बन जाते हैं। तो अगर इसमें टेंशन T है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, T cos साई होगा।
वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन साई होगा। डन। ओके, चूंकि हमारा एजम्पशन क्या है, सीपी पोर्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो इधर टेंशन इधर वेट, इधर टेंशन इधर टेंशन, मतलब और सीपी पोर्शन है इक्विलिब्रियम में, तो जो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं हुए, सपोज करो ये ज्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम में तो रहेगा नहीं, तो ये ऊपर खींच लेगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये नीचे खींच जाएगी। क्योंकि हमारा सीपी पोर्शन हमने इक्विलिब्रियम में एजम्पशन मान के चले हैं, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे लग रहा है वो बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में बनेगा। और इधर जो लेफ्ट पे लग रहा है जो राइट पे लग रहा है वो भी बराबर होगा। टी नॉट और टी कॉस साई बराबर होने चाहिए। अगर ये सपोज करो ज्यादा हुआ तो इधर खिंच जाएगा, और हमारा सीपी इक्विलिब्रियम में तो खींचेगा तो नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, बिकॉज ऑफ सीपी पोर्शन इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। अगर सीपी पोर्शन मेरा इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला बराबर होगा, लेफ्ट और राइट वाला बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा सीपी पोर्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, जो कि हम मान के चलेंगे कि सीपी पोर्शन हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो कंसीडर द एजम्पशन, एजम्पशन मेन एजम्पशन क्या है, माना है कि जो सीपी पोर्शन ऑफ द कैटेनरी इज इन इक्विलिब्रियम, और उसके बाद ये फोर्सेस बराबर कर लो, बस इक्वेशन आ गई, कुछ करना ही नहीं। सपोज CP portion of common catenary, suppose CP portion of common catenary is in equilibrium। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है तो इससे हमें पता चलता है, सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, इससे पता चलेगा ये वाला फोर्स बराबर होगा अपवर्ड और डाउन, टी साइन साई इज इक्वल टू व्हाट, यस डब्ल्यू के बराबर होगा। दिस इज नोन टू बी क्वेश्चन नंबर 1। एंड लेफ्ट और राइट वाला बराबर होगा, यानी कि टी कॉस साई इज इक्वल टू व्हाट, टी नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, टी ये डिवाइड करेंगे, टी साइन साई बटे टी कॉस साई, ये कितना हो जाएगा, यस डब्ल्यू बटे टी नॉट। क्योंकि हमारा टेंशन जीरो है नहीं, तो ऊपर टेंशन हमारा क्या है, जीरो नहीं है, तो ऊपर टेंशन नीचे टेंशन हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि टेंशन हमारा जीरो नहीं है। टेंशन जब जीरो नहीं है तो हम ऊपर टी नीचे टी इसको काट देंगे, तो कैंसिल हो गया। काहे कैंसिल हुआ, क्योंकि टी हमारा जीरो नहीं है, और जो कुछ जीरो नहीं होता है उसको हम लोग काट देते हैं, ऐसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है ना। अब कितना हो गया, टी साइन साई कॉस साई कितना हो गया, टेन साई, और उधर क्या बचा, एस डब्ल्यू बटे टी नॉट। तो यहां से एस का वैल्यू निकालो, सो दिस इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू टी नॉट बटे डब्ल्यू टेन साई, ठीक है ना। और लेट टी नॉट बटे डब्ल्यू बराबर सी, हमने टी नॉट बटे डब्ल्यू को क्या मान लिया है, सी मान लिया, तो रख दो वैल्यू, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, सी टेन साई, एस बराबर सी टेन साई। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, क्या कहेंगे, कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, कैटेनरी में एक एजम्पशन लेना था, एजम्पशन कौन था, सीपी पोर्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ऊपर वाला टेंशन नीचे वाला वेट बराबर होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, लेफ्ट राइट वाला बराबर होगा, डिवाइड कर दो टेन साई और टी नॉट बटे डब्ल्यू है, सी मान लो, हो गया एस बराबर सी टेन साई। तो हमारा कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, एस बराबर सी टेन साई। दो गोल कंप्लीट हो गए। तीसरा हमारा क्या है, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। इसको नोट डाउन करो बेटा, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो, साइड में हो जाते हैं हम।
ओके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। आई थिंक आप कर लिए होंगे। चलिए हटाते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसका कार्टेशियन इक्वेशन देखना है। कार्टेशियन बोले तो कार्टेशियन हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई। क्या देखने हैं, एक्स वाई हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। और इंट्रिंसिक में कुछ है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था कि अगर कोई हमारा इक्वेशन कार्टेशियन में इंट्रिंसिक में है तो कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे। थोड़ी सी छोटी छोटी बच्चों वाली डिफरेंशियल कैलकुलस यूज कर लेंगे, बस हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को बदल देंगे अभी। चलिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वही इक्वेशन जो होगा हमारा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को चेंज कर देंगे। ऑफ कोर्स बहुत छोटा सा प्रूफ है, कुछ भी लिखते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। तो हमारे पास है क्या, कुछ थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, बच्चों वाला है एकदम। हमें पता है कि हमारा पास जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है वो कितना, S बराबर C टेंस आई होता है ना, ये अपन को पता है, ठीक है। और चूंकि हमको ये भी पता है, चूंकि वी नो दैट जो टेन साई हमारा होता है ना भाई, वो कितना होता है, डी वाई बटे डी एक्स होता है। कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, याद करो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। डिफरेंशियल कैलकुलस में टेन साई कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, सी डी वाई बटे डी एक्स। कितना हो जाएगा, सी डी वाई बटे dx। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट क्या मिलेगा हमको, या डिफरेंशिएट करो, ये क्या हो जाएगा, ds बटे dx। ये कितना हो जाएगा, c डी स्क्वेयर बाई बटे डी एक्स स्क्वेयर। और एक चीज हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में और पढ़ी हुई थी कि चूंकि हमें पता है कि ds बटे जो dx होता था वो कितना होता था, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बटे dx का होल स्क्वायर। याद करो, कुछ याद आया, ये होता था ds अपॉन dx कितना होता था, इतना होता था ये। ओके चलो याद करो जल्दी से। कुछ याद आया, नहीं याद आया अभी, ओके। डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। नाउ अब क्या करना है मुझे, इसमें कुछ नहीं, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। क्या करोगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा, अच्छा इस पे डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज दैट जब वैल्यू, ये वैल्यू उठा के रखेंगे डी एस अपॉन डी एक्स की जगह, तो 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गया और सॉल्व करना है हम लोग को। कैसे करेंगे, मान लो लेट, इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है जेड।
क्या नाम है, जेड है। दिख नहीं रहा है, आ नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ऊपर ही आसान से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने क्या माना है, जेड माना है। ठीक है, जब इसको जेड माना है तो हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखना जरा, ये जेड है। चलिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जेड, तो यहां से अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी जेड अपॉन, तो यहां से अगर हम देखें सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा वो कितना होगा, डी जेड बटे डी एक्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, डी जेड बटे डी एक्स। तो इसमें वैल्यू उठा के रख दो, ये वाली, ये वैल्यू क्या कर रखो, यहां पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे इसको जेड माना हुआ है इसको, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये बराबर सी, और ये कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी जेड बटे डी एक्स। कुछ करना ही नहीं, तुम बच्चों वाला है, देखो छोटा सा हो गया, कितना सुंदर सा। अब इसको इधर ले जाओ, एक्स को इधर लाओ, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सी डी जेड बटे अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, है ना। कितने छोटे छोटे इक्वेशंस बन रहे हैं, इसको इधर लाए, इसको बटे में ले गए। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो अच्छा इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सी कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिया, डी जेड बटे अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वेयर, है ना। डी एक्स का यहाँ x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा c, ये क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, और प्लस एनी कांस्टेंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, हाउ टू इवेल्युएट दिस कांस्टेंट। नाउ वी यूज अ स्पेशल एजम्पशन, कोई हम एजम्पशन मान लेंगे, इसके को कैलकुलेट कर लेंगे। अब एजम्पशन क्या होगा, है ना, कांस्टेंट को आपको यही ध्यान रखना है कि चलो यहाँ तो सब बच्चों वाला है, ये मैंने रखा, वैल्यू रखी, यहाँ तक पहुंच गए, बट हमें हाउ टू इवेल्युएट दिस कांस्टेंट, टारगेट ये कि इस कांस्टेंट को कैसे इवेल्युएट करें, कोई इसमें स्पेशल नहीं है कुछ, आपको यही ध्यान रखना है कि कांस्टेंट को इवेल्युएट करना है, मेरे को एजम्पशन ध्यान रखना है क्या करना है। हम जो इस कांस्टेंट को इवेल्युएट करने के लिए मैंने कैटेनरी सपोज करी, ये हमारी कोई कैटेनरी है ना, ये हमारी क्या है, कोई कैटेनरी है, और हम लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं, ये हमारा लोएस्ट, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच एक कैटेनरी क्या है, ए और बी, इस पे दो पॉइंट से बंधी हुई है, और इसमें मैंने ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा, और लोएस्ट पॉइंट हमने ये जो माना, ये मान लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट हमारा कहाँ है, बाई एक्सिस पे है, लोएस्ट पॉइंट हमारा कहाँ है, बाई एक्सिस पे, और चूंकि लोएस्ट पॉइंट बाई एक्सिस पे हम मान के चलेंगे, इस कांस्टेंट को इवेल्युएट करने के जो कैटेनरी मानेंगे, कैटेनरी में एक्स आ रहा है, और इस पॉइंट पे को हमने माना है कि हमारा लोएस्ट पॉइंट बाई एक्सिस पे है, तो बाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाई कुछ भी हो सकता है, बाई को बाई ही चलो लिख लेते हैं, 0, बाई कोऑर्डिनेट होगा। और इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट देखोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट देखोगे तो टेंजेंट कहाँ होगी, ये अगर हमारी कोई टेंजेंट है, मान लो ये क्या है, ये हमारी कोई टेंजेंट लाइन है, ठीक है, तो टेंजेंट लाइन जो हमारी पॉइंट सी पे होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, जो ये लोएस्ट पॉइंट है, और लोएस्ट पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। जब कोई टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है, इट मींस व्हाट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज 0, टेंजेंट इज 0, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे जब एक्स हमारा 0 होगा तो टेंजेंट हमारी 0 होगी, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होगा, ठीक है ना। तो हमारी कंडीशन हम कौन सा यूज करेंगे, एट पॉइंट सी, जो सी पॉइंट पे है, जब x बराबर 0 होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी हमारा 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जंपसन यूज करेंगे, कौन सा जंपसन, एट पॉइंट सी व्हेन x बराबर 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट द लोएस्ट पॉइंट, एट पॉइंट सी पे ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। और z हमारा क्या है, डी वाई अपॉन
dx है, तो z हमारा क्या यहाँ से क्या हो गया, जब x 0 है तो z हमारा क्या होगा, z 0 होगा, क्योंकि dy अपॉन dx हमने z माना हुआ था। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो x हमारा 0 रखो इसमें, 0 इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 प्लस के कांस्टेंट, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 0 होता है, तो c इंटू 0, 0 इधर भी 0, तो k का मान क्या आ गया, 0 है ना। k का मान कितना आया, 0। जब k का मान 0 आया तो हमारा x बराबर क्या बन जाएगा, इक्वेशन ये क्या बनेगा, x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और इसकी वैल्यू रख दो dy अपॉन dx, ये बनेगा, ठीक है ना, dy अपॉन dx। चलिए यहां तक हो गया। अब ओके, तो x बराबर क्या है, c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy अपॉन dx। ये देखो, चूंकि हमने क्या निकाला है, c s क्या मिला हमको, x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy अपॉन dx, ये हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। अब c को इधर लाओ, c को इधर लाओगे कितना हो जाएगा, x बटे c बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy बटे dx। तो साइन हाइपरबोलिक को भी इधर लाओ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इधर आएगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x बटे c, ठीक है ना। ओके, अब इसको, अब dx को इधर लाओ, y को इधर रखो, तो dy बराबर कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x बटे c और इंटू dx। ऑन इंटीग्रेटिंग अगेन इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करो तो इधर बाई का dy का कितना हो जाएगा, बाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट था उसे डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 अपॉन सी से डिवाइड करेंगे, और प्लस के डैश एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब इसको बाई इसको ढंग से लिख लो, तो बाई ये सी ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बटे सी प्लस के एनी कॉन्स्टेंट, के डैश, एक्चुअली के पहले यूज कर चुके हैं। नाउ इस के डैश को निकालने के लिए फिर हमें एक एजम्पशन यूज करेंगे। अब वो एजम्पशन क्या है, इस एजम्पशन के लिए हमने जो कैटेनरी मानी हुई है वो कैटेनरी इस टाइप से है, ए और बी उसका क्या है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इन दो फिक्स पॉइंट से बंधी हुई है, और इसमें जो हमारा ये लोएस्ट पॉइंट है सी, तो यहां हॉरिजॉन्टल से ये दूरी है सी, इस पॉइंट की दूरी क्या है, सी है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट 0 होगा, दूसरा सी होगा, ये एक्चुअली कैपिटल सी है, ये कौन सा है, ये कैपिटल सी है, ये हमारा स्मॉल सी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमने कितनी मानी हुई है, सी, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, सी, ये हमने जंपसन माना हुआ है कि कैटेनरी हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सी डिस्टेंस ऊपर है और उसका सी पॉइंट बाई एक्सिस पे है, ये हमने जंपसन माना हुआ है, यानी कि जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना होगा, c होगा, ये हमने माना हुआ है। ये वैल्यू पुट करो इसमें, k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब y इज इक्वल टू यहाँ पे c पुट करा, ये तो c कॉस हाइपरबोलिक 0, x की जगह 0 पुट करोगे, 0 बटे c, 0 हो जाएगा प्लस k। अब कॉस 0 1, कॉस हाइपरबोलिक 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो c इज इक्वल टू c गुणे ये 1 होता है, 1 प्लस k, ये c आएगा, ये c कट जाएगा, तो k डैश का वैल्यू कितना आएगा, k डैश का वैल्यू 0 आ जाएगा, k डैश का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब जब k डैश का वैल्यू 0 आ गया, यहां रखो, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, c कॉस हाइपरबोलिक x बटे c। ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। कहां से निकाला है, इंट्रिंसिक से निकाला है। अब हमने कुछ इसमें खास नहीं किया है, आपको सिर्फ ये देखना है, यहाँ तो सब s बराबर c टेन साई माना, टेन साई बराबर dy अपॉन dx रखा, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मिल गया हमको, ds अपॉन dx मिल गया। अब डिफरेंशियल कैलकुलस से हमने पढ़ा हुआ था ds अपॉन जो dx होता है उसको क्या करा,
वो होता है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो वो वैल्यू रखी, उसके बाद हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को जेड माना, इंटीग्रेट कर दिया, फिर के डैश के आया हमारा, उसको मैंने एजम्पशन यूज करके के की वैल्यू निकाली, फिर जो जेड था उसको डी वाई अपॉन डी एक्स रखा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर के डैश आया, वो एजम्पशन रख के हमने के डैश की वैल्यू निकाल ली। फिर हमारा लास्ट में जो इक्वेशन आया y इज इक्वल टू सी cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। आप इसको वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिए। ओके, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इतना ही स्टडी करेंगे, बाकी जो कैटेनरी में है आगे का नेक्स्ट। ओके, थैंक्स।